गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले पार्ट में सैटरडे को मैं केवल पीडीएफ भेज पाया था और कुछ कारणों से वो वीडियो नहीं जा पाया था। तो हम लोग इसके पहले पिछले पार्ट में लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ रहे थे और लेंस मेकर फार्मूला में थिन कॉन्वेक्स लेंस और थिन कॉनकेव लेंस दोनों के लिए हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था और दो कंडीशन में किया था कि जब एक तरफ का मीडियम दूसरा हो, एक तरफ का मीडियम दूसरा हो और जब दोनों तरफ के मीडियम सेम हो। वो सब हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया था। अब वो जो फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला आया था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही लेंस मेकर फार्मूला आया था हम लोगों का। तो अब इस फार्मूला का जब आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ बेसिक बातें जाननी होगी यूज करते समय। उन बातों को समझिए। और दूसरी चीज़, लेंस मेकर फार्मूले का कुछ और भी यूज़ है। न्यूमेरिकल लगाते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या ध्यान देने चाहिए। उसके बाद कुछ और भी इसका यूज है। उन सबको हम पॉइंट वाइज इस हेडिंग में आपको बता दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, फिर आगे की तरफ देखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, लेंस मेकर फार्मूले का यूज करते समय जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस का, लेंस के दोनों सरफेस का, इनको विद साइन लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैं इसका डेरिवेशन कर रहा था लेंस मेकर फार्मूले का, तो उस समय हमने u और v को विद साइन नहीं लिया था, वहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया था। इसलिए जब भी लेंस मेकर फार्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल लगाएं तो r1 और r2 को विद साइन लीजिए। तो पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, ड्यूरिंग द यूज ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला the value of R1 and R2 should be taken with proper sign। R1 और R2 जानते हो कि लेंस के फर्स्ट और सेकेंड सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी इस फार्मूला को आप कोई न्यूमेरिकल लगाएं तो R1 R2 को विद साइन लेंगे। अब R1 R2 को विद साइन कैसे लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लें आप। जैसे मान लीजिए कि आपका लेंस कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्वेक्स है, और हमने बताया था किसी भी लेंस के लेफ्ट साइड वाला सरफेस, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर का सरफेस फर्स्ट सरफेस होता है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस की रेडियस कहलाती है और ये सेकेंड सरफेस की रेडियस है। अब यदि ऐसे लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाना हो तो आप जो दो सरफेस लेंस में देख रहे हो, एक ये है और एक ये है। ये जो सरफेस है इसका स्फीयर इधर बनेगा, इसलिए इसकी रेडियस इधर होगी, इसकी इस सरफेस की रेडियस इधर होगी। तो जिस सरफेस की रेडियस राइट साइड में हो वह पॉजिटिव ली जाएगी और इस सरफेस की रेडियस, इससे आप स्फीयर बनाएंगे तो वो स्फीयर इधर बनेगा, तो इसकी रेडियस इधर लेफ्ट साइड में होगी। तो सीधा सीधा आप समझ लो कि जिस सरफेस की रेडियस राइट साइड में हो वो पॉजिटिव साइन से ली जाती है और जिस सरफेस की रेडियस लेफ्ट साइड में हो वह नेगेटिव साइन से ली जाती है। तो इसका मतलब यहाँ R1 पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव है। अब ये साइन कन्वेंशन यहाँ रख दिया जाए तो इस लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/-R2, यानी R2 की जो भी वैल्यू, मान लीजिए R2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ -20 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यानी इस तरह के लेंस का कभी भी न्यूमेरिकल लगाना हो तो जैसे मान लीजिए R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है और R2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है,
तो जब R2 की वैल्यू रखना तो 20 के बजाय -20 रखना है, और इसकी 10 है तो प्लस ही रखना है, क्योंकि इसकी रेडियस इधर है इसलिए पॉजिटिव, इसकी इधर इसलिए नेगेटिव। अब मान लीजिए आपको डबल कॉन्केव लेंस दिए गए, ये रेडियस R1, यही फर्स्ट सरफेस होता है लेफ्ट साइड वाला, इसी की जो रेडियस होगी वही R1 की वैल्यू रखी जाएगी। तो इस तरह का ये आपको लेंस दिया जाता है, इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1। अब आप देख रहे हो कि ये जो सरफेस है इसकी रेडियस इधर होगी, क्योंकि इससे इधर स्क्वायर बन रहा है, तो इधर जितनी भी लेफ्ट साइड में रेडियस होगी वह नेगेटिव साइन से ली जाएगी, तो R1 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी रेडियस आप देख रहे हो इधर होगी और ये राइट साइड में होगी, इसलिए पॉजिटिव, यानी यहाँ पर R1 नेगेटिव है और R2 पॉजिटिव है। तो R1 की जब वैल्यू न्यूमेरिकल में पुट करना तो माइनस साइन के साथ, और R2 की जब पुट करना तो प्लस। ये माइनस तो रहेगा ही हमेशा। अब जैसे R1 10 है, R2 20 है, तब R1 की जगह -10 रखेंगे, R2 की जगह +20 रखेंगे। उसी तरह से मान लो आपको कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे दिया गया इस तरह से, और कहा गया इसका फोकल लेंथ निकालिए, तो इसकी रेडियस आप कर्वेचर R मान लो। चूंकि इसका सेकेंड सरफेस प्लेन है, तो प्लेन सरफेस की रेडियस आप कर्वेचर हमेशा इन्फिनिटी होगी, ठीक है ना। प्लेन सरफेस का रेडियस आप कर्वेचर हमेशा इनफाइनाइट होता है। और मैंने बताया है कि लेंस के लेफ्ट साइड वाला सरफेस ही फर्स्ट सरफेस होता है, उसी की जो रेडियस होती है वो R1 की वैल्यू R1 की जगह रखी जाती है। अब इसका फोकल लेंथ निकालें, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1, R1 की जगह R रख देंगे प्लस R, -1/R2, R2 की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/R। ये इसका फोकल लेंथ हो गया। तो इस तरह से आपको कोई भी लेंस दिया जाए, मान लीजिए आपको ये लेंस दे दिया गया, या आपको इस तरह से लेंस दे दिया गया, तो इसकी रेडियस आप कर्वेचर R1, इसकी R2, इसकी R1, इसकी R2। अब इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो ये हो जाएगा म्यू -1। अब चूंकि इसकी और इसकी दोनों की रेडियस इसी साइड में होगी, इसलिए दोनों पॉजिटिव साइन से लिए जाएंगे, तो R1 भी पॉजिटिव और R2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये फार्मूला एज इट इज लग जाएगा। इसी तरह इसका तो आप देख रहे हो इसकी भी रेडियस इधर ही है और इसकी भी रेडियस इधर ही है, दोनों लेफ्ट साइड में है, इसलिए दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा म्यू -1 1/R1 की वैल्यू भी माइनस और R2 की वैल्यू भी माइनस, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी लेंस दिया जाए और लेंस मेकर फार्मूले से उसकी फोकल लेंथ निकालनी हो, तो सबसे पहली बात ध्यान देना कि ड्यूरिंग द यूज ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द सर्फेसेज ऑफ लेंस शुड बी टेकन विथ प्रॉपर साइन। पहली चीज़ कि जब भी लेंस मेकर फार्मूले का यूज करेंगे तो उन लेंस के दोनों सरफेस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं उनकी जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी वो विद साइन हम रखेंगे फार्मूले में, और कब R1 को पॉजिटिव लेंगे और कब R2 को पॉजिटिव लेंगे, कब R1 को नेगेटिव लेंगे, कब R2 को नेगेटिव लेंगे, ये हमने कुछ एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया। तो कोई भी लेंस आ जाए आप पहला ये ध्यान दीजिएगा। तो एक बात तो इसमें लेंस मेकर फार्मूले में पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2। ये तो कहानी खत्म हो गई, इसकी बता दिया, इसको विद साइन लेना है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आइए। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके विद रिस्पेक्ट लेते हैं, इसको ध्यान दीजिए और एक एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं। तो जो एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं वो कई बार बोर्ड में आ चुका है, कई बार नीट और यूपीटीयू के भी एग्ज़ाम में आ चुका है और बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। तो हम सेकेंड पॉइंट को एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं, और उससे फ़ायदा ये है कि जो बात हम बताना चाहते हैं
वो बात भी समझ में आ जाएगी और आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, वो पहले एयर में रखा हुआ है, यानी इफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है जो एयर में रखा हुआ है, यहाँ फिगर में भी दिखा दे रहे हैं, ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ एयर में रखा है इसलिए एफ मान लिया, इसके दोनों सरफेस की रेडियस आप कर्वेचर मान लीजिए सेम है, R1 और R2 है, अंदर ग्लास है, ये लेंस ग्लास का है और इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। समझ गए? मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है जो एयर में रखा है। एयर में रखने का मतलब इसके लेंस के लेफ्ट साइड में भी मीडियम एयर है और लेंस के राइट साइड में भी मीडियम एयर है, और ये लेंस ग्लास का है, इसके बीच में जो मटेरियल है वो ग्लास का बना हुआ है, इसके दोनों सरफेस के रेडियस आप कर्वेचर R1 और R2 है, और जब एयर में लेंस रखा है तो इसकी फोकल लेंथ हमने FA मानी। अब जब FA का फार्मूला लगाएंगे तो 1/f यानी 1/FA इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लेंस के लेफ्ट साइड में जो मीडियम होगा उसी में ऑब्जेक्ट होगा और उसी से रे लेंस पर जाएगी ऐसे, तो यानी जब भी लेंस कहीं रखा हो तो उस पर एक रे लेफ्ट से इंसिडेंट कर दीजिए। आप देख रहे हो कि ये जो रे है वो एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पर म्यू की जगह ए और जी, रे चूंकि एयर से ग्लास में जा रही है तो जिससे जा रही है वो पीछे मीडियम लिख दिया जाएगा और जिसमें इंटर कर रही है वो बाद में लिख दिया जाएगा। तो एयर से चूंकि ग्लास में जा रही है इसलिए ए म्यू जी लिख दिया जाएगा, यही समझना है आपको। और बाकी 1/R1 माइनस 1/R2 है, चाहिए तो इसको भी साइन ले लीजिए, तो R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यदि इसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबा दिया जाए, लिक्विड माने चाहे वाटर में चाहे कार्बन डाइसल्फाइड में कहीं भी, तो क्या होगा? इफ लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, यदि लेंस को लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया, उसका आप फिगर बना लें। मान लीजिए ये लेंस है हमारा और ये लिक्विड में डुबा दिया गया, इसके चारों तरफ लिक्विड हो गया, ये लिक्विड है, लेंस वही है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा, लेंस के बीच में ग्लास है ये भी वही रहेगा। अब लेंस की फोकल लेंथ हम FL मान ले रहे हैं, जब लेंस एयर में था तो इसकी फोकल लेंथ हम FA लिख दिए, और जब लेंस लिक्विड में डुबा दिया गया तो इसकी फोकल लेंथ FL निकालें। अब आप, मैंने जो यहाँ तरीका बताया था कि लेफ्ट साइड से एक रे लेंस पर ले जाइए, तो यदि यहाँ पर लेफ्ट साइड से एक रे लेंस पर ले जाए तो अब देख रहे हो हमारी जो रे है वो लिक्विड से ग्लास में जा रही है। अब यदि फोकल लेंथ का फार्मूला लिखेंगे, चूंकि लिक्विड से ग्लास में जा रही है इसलिए L म्यू जी हो जाएगा, लिक्विड से ग्लास, लिक्विड से ग्लास, लिक्विड से ग्लास, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये एक लेंस पहले इस मीडियम में रखा था, बाद में उसको इस मीडियम में डुबा दिया गया, तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही सॉल्व होते हैं। एक तो तरीका पता चल गया। दूसरी बात, जब लेंस किसी मीडियम में डुबाया जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखे हैं और यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, इसको याद रखिएगा। और इस पर न्यूमेरिकल यदि आता है तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल लगाने का तरीका भी बता दिया, और फार्मूला का यूज करते समय म्यू की जगह किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके विद रिस्पेक्ट लेना है ये भी बता दिया। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक पहले दोनों का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कीजिए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है 1/FA और इसका लेफ्ट साइड है 1/FL इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर रख के इसको डिवाइड करोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, कट जाएगी। ऊपर आपका बचेगा
ए म्यू जी माइनस वन अपॉन यल म्यू जी माइनस वन। अब ये हो गया 1 अपॉन एफ ए इंटू एफ एल अपॉन वन। अब चाहे तो ए म्यू जी को, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको एब्सोल्यूट के टर्म में लिख सकते हो म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस वन अपॉन, इसको लिख सकते हो म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस वन। तो ये आपका हो गया एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू, आप जानते हो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू ए की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू जी माइनस वन अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू जी माइनस म्यू एल अपॉन म्यू एल। या इसको और सॉल्व करें, एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू, ये म्यू एल ऊपर चला जाएगा, हो गया म्यू एल, और यहाँ हो जाएगा म्यू जी माइनस वन अपॉन म्यू जी माइनस म्यू एल। ठीक है, एक फार्मूला बन गया। तो जनरली पूछा जाता है आपसे कि एक कॉन्वेक्स लेंस इनिशियली एयर में था और इसे एक इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबा दिया गया, तो उसकी फोकल लेंथ बताइए। तो लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू जी आपको क्वेश्चन में निश्चित रूप से दिया रहेगा। जिस लिक्विड में डुबाए हो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू एल आपको दिया रहेगा, और म्यू जी दिया ही है। एयर में फोकल लेंथ एफ ए की वैल्यू भी दिया है, तो लिक्विड में फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, और इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए कि किसी लेंस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डुबा दिया गया या फला मीडियम में डुबा दिया गया, तो फोकल लेंथ बताइए। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट में आप 3 पार्ट कर लें, ए बी सी। ठीक, ये कई बार बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी ये भी पॉइंट कई बार पूछा गया है। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया इफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज immersed in a liquid which refractive index is greater than the refractive index of lens material। यानी एक कॉन्वेक्स लेंस को हम ऐसे लिक्विड में डुबा दिए कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, आपको क्या क्या निकालना है, देख लें। जैसे मान लीजिए हमारा ये लेंस है और इसको एक लिक्विड में डुबा दिया गया। ये लिक्विड है और मान लीजिए हमारा लेंस ग्लास का बना हुआ है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल और लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी। जहाँ पे म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी, क्योंकि लेंस को जिस लिक्विड में डुबाया गया है, ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि लेंस को जिस लिक्विड में डुबाया जा रहा है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, यानी म्यू एल म्यू जी से ज़्यादा है। ठीक, तो अब जब म्यू एल म्यू जी से ज़्यादा है तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि लिक्विड, ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, उसमें जब हम लेंस को डुबाएंगे तो लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज, यानी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी। अब आपको यहाँ लिखना है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे इसको हम अभी तरीका बता दे रहे हैं। आप इसको घर से खुद चेक करके लिखिए कि जब लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो,
तो ऐसे केस में लिक्विड में डुबाने के बाद लेंस का फोकल लेंथ घटेगा या बढ़ेगा, ये आप खुद चेक करके यहाँ पर लिखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है। दूसरा, जब किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबा दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल से ज़्यादा है, तो लेंस का नेचर वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? नेचर वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, मतलब कि यदि लेंस कन्वर्जिंग है तो लिक्विड में डुबाने के बाद भी वो कन्वर्जिंग ही रहेगा या डाइवर्जिंग हो जाएगा। यानी कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स जैसा ही व्यवहार करेगा कि कॉनकेव जैसा व्यवहार करने लगेगा। कॉनकेव है तो ऐसे लिक्विड में डुबाने के बाद वो कॉनकेव जैसा ही व्यवहार करेगा कि कॉन्वेक्स जैसा व्यवहार करने लगेगा। यानी लेंस का नेचर वही रहेगा कि बदल जाएगा? ये दूसरा सवाल। द नेचर ऑफ लेंस, यदि लेंस कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग नेचर ही रहेगा कि डाइवर्जिंग नेचर हो जाएगा? ये दूसरा सवाल इसमें पूछा जाएगा। ये भी आपको खुद अपने मन से करना है। तीसरा, लिक्विड में डुबाने के बाद लेंस का पावर घटेगा या बढ़ेगा, ये तो यहीं से निकल जाएगा। आप जानते भी हो हाई स्कूल में कि लेंस का पावर फोकल लेंथ का रिवर्स होता है। यदि फोकल लेंथ लेंस का घटता है तो पावर बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ता है पावर घट जाएगा। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, फोकल लेंथ यदि घट रहा है तो पावर बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा पावर घटेगा। चौथा सवाल पूछा जाता है, ऐसे लिक्विड में डुबाने के बाद आपका लेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेंस विजिबल होगा या इनविजिबल होगा? ऐसे लिक्विड में यदि हम लेंस को डाल दें तो फिर लेंस हमको दिखेगा या नहीं दिखेगा, विजिबल होगा या इनविजिबल होगा? ये चौथा। तो इस एक क्वेश्चन में चार पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, अभी हमने आपको बताया है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि फोकल लेंथ घटेगा बढ़ेगा, उसका एक सिंपल तरीका बता दे रहे हैं। जैसे अभी पढ़े हुए FL/FA इज इक्वल टू μL, और ये था μg माइनस 1 अपान μg माइनस μL, यही फार्मूला आया था। अब चूंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है, तो आप अपने मन से मान लीजिए कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लीजिए और ग्लास का 1.5 मान लीजिए। यानी लिक्विड का ज़्यादा मान लिया, ग्लास का कम मान लिया। अब कोई एक वैल्यू जिसमें म्यूएल ज़्यादा हो और म्यूजिक कम हो, कोई एक वैल्यू अपने मन से इसमें पुट कर दीजिए। मान लीजिए आपने इसमें पुट कर दिया और पुट करके सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1/3, तो यानी FL/FA इज इक्वल टू 1/3, यानी FL इज इक्वल टू 1/3 इंटू FA। यानी लिक्विड में डुबाने के बाद फोकल लेंथ एयर के कंपेयर में 1.3 टाइम्स हो गया। यानी जितना फोकल लेंथ एयर में था उसका 1.3 गुना फोकल लेंथ हो गया लिक्विड में डुबाने पर, यानी फोकल लेंथ बढ़ गया। ठीक, और यदि यही आंसर 0.03 FA आ जाता है तो इसका मतलब कि 0.3 टाइम्स, इसका मतलब कि लिक्विड में डुबाने के बाद फोकल लेंथ घट गया। तो इस तरह यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ऐसे लिक्विड में डुबाने के बाद लेंस का फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है ना? और जब फोकल लेंथ बढ़ेगा घटेगा मालूम हो जाएगा तो उसी हिसाब से पावर भी निकाल देंगे, और इसको आप खुद रे डायग्राम बना के चेक कीजिए। तो ये ऑप्शन हो गया। अब इसी में ऑप्शन बी, इफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्ज इन लिक्विड व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन, ये बी पार्ट है, लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो ऐसे केस में फोकल लेंथ बढ़ेगा घटेगा, लेंस का नेचर चेंज होगा या वही रहेगा, पावर और लेंस विजिबल होगा या इनविजिबल होगा। इन चारों सवालों का जवाब इसमें भी देना है। तो जैसे मैंने पहला बताया है उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इसी का सी पार्ट, यदि किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबा दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में
लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, तो द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी इनफाइनाइट, या ऐसे लिख लीजिए वर्ड में। यदि किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबा दीजिए कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट आएगा। चाहिए तो सॉल्व करके देख लीजिए, जो अभी हमने बताया है उसमें आप म्यू जी की जगह म्यूएल रख दीजिएगा, आ जाएगा। नेचर ऑफ लेंस, लेंस का अब ऐसे लिक्विड में जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के बराबर है, इसमें जब लेंस को डुबाओगे तो वो लेंस रह ही नहीं जाएगा, वो प्लेट हो जाएगा। यानी द नेचर ऑफ लेंस विल बी प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास, वो लेंस रह ही नहीं जाएगा, वो प्लेन ग्लास हो जाएगा। और जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो लेंस का पावर 0 हो जाएगा। और ऐसे लिक्विड में जब लेंस को डुबाओगे तो लेंस दिखाई भी नहीं देगा, यानी लेंस विल बी इनविजिबल। ऐसे लिक्विड में डुबाने के बाद लेंस इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह थर्ड पॉइंट में हमने आपको 3 केस बताए। एक, यदि किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबा दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल से ज़्यादा हो, कम हो और इक्वल हो, 3 केस। तो इन केस में लेंस का नेचर, फोकल लेंथ, पावर पर क्या असर पड़ेगा, इसको ध्यान से लिख पढ़ लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया है और आता ही रहता है। ठीक है, अब इसमें चौथा पॉइंट, यदि कोई लेंस दिया गया, मान लीजिए जिसके दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने सेम मान ली, और ये लेंस ग्लास का बना हुआ है, इसकी फोकल लेंथ हम या तो मान ले रहे हैं। अब इसकी फोकल लेंथ का फार्मूला लेंस मेकर से लिखना हो तो 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2। तो r1 r2 को विद साइन लिखे तो ये r पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो 1/r माइनस 1/r, ये हो गया μ-1, 1/r + 1/r, यानी μ-1 और इंटू 2/r हो जाएगा, या इसको लिख सकते हो 2μ-1/r, ये 1/f हो गया। तो यहाँ से लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा r/2μ-1। यानी यदि कोई लेंस ऐसा है, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव हो, जिसके दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने सेम ले लिए हैं, इसका फोकल लेंथ इतना आया। अब यदि इस लेंस को 2 पार्ट में कट कर दिया जाए तो लेंस के फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, यही हम बताना चाहते हैं। तो जब लेंस कंप्लीट था तो उस समय इसकी फोकल लेंथ इतनी आई। अब लेंस को हम 2 पार्ट में कट कर दे रहे हैं, तो लेंस को 2 इक्वल पार्ट में आप ऐसे खड़ी खड़ा भी कट कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो। ऐसे जब कट करते हो तो कहा जाता है कि लेंस को ट्रांसवर्सली कट कर दिया गया, और जब ऐसे कट करते हैं कहा जाता है लेंस को लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया गया। तो यदि लेंस कंप्लीट है, फोकल लेंथ ये है, अब उसको एक बार लॉन्गिट्यूडनली कट करिए और एक बार ट्रांसवर्स कट करिए, और दोनों केस में देखा जाए कि लेंस के फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ता है। तो इफ लेंस cut into 2 equal parts longitudinally, यदि लेंस को 2 इक्वल पार्ट में लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया जाए ऐसे, तो एक इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकल जाएगा। तो जब लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे ऐसे, तो ये लेंस ऐसे निकल जाएगा। अब ये जो एक पार्ट है लेंस का, उसकी फोकल लेंथ हम f' मान लें। अब ये एक पार्ट का फोकल लेंथ निकाला जाए, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो ये तो r रहेगा ही। ये सरफेस इसका प्लेन हो गया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गई, मटेरियल वही है। अब इसका फोकल लेंथ हो जाएगा μ-1, 1/r - 1/∞,
यानी 1/f विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। तो यहाँ से f' इज इक्वल टू हो जाएगा r/म्यू माइनस 1। ठीक, जब लेंस कंप्लीट था तो इसकी फोकल लेंथ, और जब लेंस को दो पार्ट में कट कर दिया गया तो फोकल लेंथ दोनों निकाल लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर कीजिए, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि किसी लेंस को दो इक्वल पार्ट में लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया जाए तो प्रत्येक पार्ट का फोकल लेंथ पहले का 2 गुना हो जाएगा। यानी जब लेंस खड़ा था, कंप्लीट था, तो उस समय यदि लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, तो जब लेंस को दो पार्ट में कट कर दोगे लॉन्गिट्यूडनली तो एक एक पार्ट का फोकल लेंथ 2 गुना यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब लेंस कंप्लीट था तो फोकल लेंथ यदि 20 सेंटीमीटर है तो लॉन्गिट्यूडनल कट करने के बाद एक एक पार्ट का फोकल लेंथ दुगना हो जाएगा यानी 40-40 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कट करने पर फोकल लेंथ 2 गुना हो जाता है, ये आपको बताया। अब यदि लेंस को ट्रांसवर्स कट कर दिया जाए, इफ लेंस कट into 2 equal parts longitudinally, transversely, then अब जब ट्रांसवर्स कट कर दोगे तो ऐसे कट हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रह गया, मटेरियल वही रह गया। अब इसे एक पार्ट का फोकल लेंथ f' मान लें, तो आपने अभी देखा है कि किसी लेंस का फोकल लेंथ दो ही चीज़ पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पर और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। तो ऐसे कट करने के बाद मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही रहा, इसलिए फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यदि किसी लेंस को दो इक्वल पार्ट में ट्रांसवर्सली कट कर दिया जाए तो हर पार्ट का फोकल लेंथ उतना ही होगा जितना पहले था, यानी फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट में लिख लेना, ये पूछा गया है कि इफ ए लेंस कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ट्रांसवर्सली देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिमेन्स अनचेंज्ड बट ड्यू टू डिक्रीज द सरफेस एरिया द इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस विल बी रिड्यूसेस। यानी जब लेंस को ट्रांसवर्सली दो पार्ट में कट कर दोगे तो इस सरफेस की एरिया पहले इतनी थी, अब आधी हो गई, एरिया कम हो गई, यानी लेंस का एपर्चर कम हो गया। और जब किसी भी लेंस का एपर्चर कम हो जाएगा तो उससे बनने वाली जो इमेज होगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह यदि किसी लेंस को ट्रांसवर्सली दो पार्ट में कट करते हो तो फोकल लेंथ पर तो कोई फर्क नहीं कर पड़ेगा, प्रत्येक पार्ट का फोकल लेंथ वही रहेगा, लेकिन अपर्चर कम होने के कारण जो इमेज बनेगा उस इमेज की इंटेंसिटी यानी चमक यानी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 4 पॉइंट आपको बताए गए, कुछ और भी पॉइंट्स इसमें, और फिर आगे की पढ़ाई अगले पार्ट में होगी। थैंक यू।